अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक है डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग। जो डिसीजन ट्री है ना, वो एक पावरफुल और कॉमनली यूज्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसको ना हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में डिसीजंस बनाता है, जहाँ डाटा को ना स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके ना डिफरेंट आउटकम्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं। डिसीजन ट्री के ना जो मेन पर्पस ये है कि हम ना एक ऐसा मॉडल बनाएं जो फ्यूचर के लिए ना एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देख सके। चाहे वो ना कोई भी क्लास हो, तो ना हम उसको प्रिडिक्ट करना हो, या हमने ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एस्टिमेट करना हो। ये जो मेथड है ना, इतना इफेक्टिव इसलिए होता है ना, क्योंकि ना ये ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ना सिमुलेट करता है, जहाँ हम डाटा की बेस पर ना डिसीजंस को लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो ये डिसीजन ट्री हमारे पास बना हुआ है, मतलब एक ट्री है, उसकी आगे ब्रांचेस हैं। और इस ना हम डिसीजन ट्री के ना कुछ की कंपोनेंट्स को देखते हैं पहले। सबसे पहले जो है ना, ये रूट नोड है, ठीक है। ये जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास रूट नोड है, जो ना डिसीजन ट्री का पहला पॉइंट होता है। ये ना ये नोड ना डाटा की बेस पर पहला डिसीजन लेता है। इस प्रोसेस को ना हम स्प्लिटिंग कहते हैं। ये जो हमने आगे है ना, इसको हम ना स्प्लिटिंग कहते हैं। इस जिसमें ना रूट नोड से ना डाटा को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। स्प्लिटिंग का मतलब ना ये है कि हम अपने डाटा को ना स्मॉल सबसेट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ताकि हम बेटर डिसीजंस ले सकें। स्प्लिटिंग के बाद ना हम डिसीजन नोड्स को देखते हैं। हर डिसीजन नोड जो है ना, एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्रांच बनाई जाती है, और अगर फॉल्स होती है तो दूसरी ब्रांच। इस तरह से ना ट्री ब्रांचिंग करता है जाता है, जहाँ पे ना हर ब्रांच डाटा को नैरो डाउन करती जाती है। अब हम ये जो लीफ नोड्स है ना, इनको देखते हैं। ये जो लास्ट नोड्स होते हैं ना, जिनके आगे कोई ब्रांच आगे नहीं जा रही होती, तो ना हम इनको लीफ नोड्स कहते हैं। ये जो इनको हम एंड पॉइंट कह सकते हैं एक ट्री का। हर लीफ नोड जो होता है ना, एक फाइनल आउटकम या ना प्रिडिक्शन, सॉरी, जो ये लीफ नोड होती है ना, एक फाइनल आउटकम या प्रिडिक्शन को ना रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो लीफ नोड जो है ना, वो किसी स्पेसिफिक क्लास को ना प्रिडिक्ट करेगी। अगर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो लीफ नोड ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एस्टिमेट करेगी। अगर ना हम स्प्लिटिंग को अच्छी तरह समझे ना, तो ये ट्री का ना सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है, क्योंकि ना ये डिफाइन करता है कि कैसी जो हमारा ट्री है ना, वो ग्रो करेगा। हर स्टेप पे ना डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करके ना, जो ट्री है ना हमारे लिए जो प्रिसाइज रिजल्ट्स होते हैं ना, वो देता है। डिसीजन ट्री के ना कुछ एडवांटेजेस ये हैं ना, कि ये ह्यूमन रीडेबल और इंटरप्रेटेबल होता है। आप है ना हर स्टेप को ना लॉजिकली देख सकते हैं, और समझ सकते हैं कि कौन सा डिसीजन क्यों लिया गया है। ये फ्यूचर जो डिसीजन ट्री को ना, ये जो फीचर है डिसीजन ट्री को बहुत वैल्यूबल बनाता है। बट पर्टिकुलरली जब ना हम एक्सप्लेनेबल मशीन लर्निंग मॉडल्स की ज़रूरत होती है। ये जो डायग्राम है ना, मतलब ये जो हमारे पास सामने रूट नोड वाली डायग्राम है, उसमें जो रूट नोड से लेकर ना लीफ नोड तक का पूरा प्रोसेस है ना। रूट नोड से स्प्लिटिंग शुरू होती है, फिर हर डिसीजन नोड पर ब्रांचिंग होती है, और जो लीफ नोड्स पर जाके ना ये प्रोसेस खत्म होता है, जहाँ ना हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो मिलता है। इस तरह से ना जो डिसीजन ट्री डाटा को ऑर्गेनाइज करके ना हमें ना एक स्ट्रक्चर्ड और एक्यूरेट प्रिडिक्शन मॉडल देता है, जो ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने में मददगार होती है। और अब ना हम जो डिसीजन ट्री है ना, उसको ना रियल लाइफ ना एग्जांपल्स के साथ ना देखते हैं, जहाँ ना ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि ना ये मेडिकल फील्ड, ये एजुकेशनल सेक्टर, और ये बैंकिंग सेक्टर है ना। अलग अलग फील्ड जो है ना, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है ना, ये मेडिकल फील्ड वाली है। यहाँ ना पहले हम ये चेक करते हैं कि ना, कि क्या जो पेशेंट है ना, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अगर मुश्किल हो रही है, तो उसको ना वेंटिलेटर पे डाल दो। अगर उसको सांस लेने में ना मुश्किल नहीं हो रही ना, तो ना चेक करो कि उसको कोई बुखार है या नहीं है। अगर बुखार है ना, तो उसको ना वेंटिलेटर पे डाल उसको सॉरी क्वारंटाइन में डाल दो। और अगर बुखार नहीं है, तो ना वो घर पर है। ये जो डिसीजन ट्री है ना, हमारे लिए ना स्टेप बाय स्टेप गाइड बना रहा है कि मेडिकल सिनेरियोज में क्या एक्शन लेने चाहिए, जिससे ना डॉक्टर जल्दी और ना करेक्ट डिसीजंस ले सकें। और जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ये स्टूडेंट स्कोर है, सॉरी, जो स्टूडेंट स्कोर दिया हुआ है ना हमें। अगर ना स्टूडेंट का स्कोर 60 से कम है,
<clears throat> 60 है ना हमारे पास, तो ना उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर स्टूडेंट का स्कोर ना 60 से ग्रेटर है, तो ना उसको ना अप्रूव कर दें, उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो कर दें ना। इस तरह डिसीजन ट्री सिंपल क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ना स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने का ना एक स्ट्रक्चर तरीका बनाता है। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिसीजन ट्री की। और लास्ट में जो बैंकिंग सेक्टर वाली है, ये जो यहाँ पे सबसे पहले चेक होता है कि ना कि जो एप्लीकेंट है वो एम्प्लॉयड है या नहीं है। अगर ना जो हमारा एप्लीकेंट है वो एम्प्लॉयड ना नहीं है, तो जो उसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ ना वो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयड है ना तो उसकी मंथली सैलरी चेक होती है ना। अगर सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो लोन अप्रूव हो जाए, और अगर 1 लाख से कम है तो उसका लोन का ना जो उसने अप्लाई किया है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। इस तरह ना जो तीनों एग्जांपल से ना हम समझ सकते हैं कि डिसीजन ट्री कैसे काम कर रहा है हर सेक्टर में ना। स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल डिसीजंस को ना सिंप्लीफाई करता है। जो हर ब्रांच है ना, जो हर स्पेसिफिक डिसीजन पर ना पहुंचती है, जो हमारे लिए फाइनल आउटकम को प्रूव करता है, डिफाइन करता है। जैसे जो हमारा इस एग्जांपल में ये डिफरेंट आउटकम्स हैं, ऐसे ही अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर ना हम डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और उसके अंदर हम डिसीजन ट्री का एक एल्गोरिथम है ID3, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।